अच्छा जी, अब आज की हमारी, जैसे कि आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की लास्ट क्लास है और हमें इसमें कोई खास काम नहीं करना, रादर देन ये कि हम आपके साथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जो क्वेश्चंस करवाए थे, वो सॉरी क्वेश्चन जो दिए थे उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन देके जो है वो बात को अपनी खत्म करें। ठीक है, तो असाइनमेंट निकालने जो कल मैंने आपको दिया था और उनको हम स्टार्ट करना जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो पेज 88 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको हैंड आउट दिया था उसका पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज एज फॉलोस। कॉस्ट ऑफ एसेट 80,000 है, एनुअल कैश इनफ्लो आपको बता रहा है 25,000 है, डिस्काउंट रेट 5% ईच ईयर है, लाइफ 8 साल है। एनपीवी पूछ रहा है, आपको पता है एनपीवी के सवाल में मैंने क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाला करें पहले। एनपीवी के हर सवाल में पहले क्या निकालिया करें, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर, इससे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये 25,000 ईच ईयर आ रहा है 8 साल तक। 25 25 25 अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 to 8 की क्या बना सकते हैं, एन्यूटी 25 25 25 25। ठीक है, एन्यूटी का फैक्टर होता है 1 माइनस 1 प्लस आर 0.05 पावर -8 ओवर 0.05। ठीक है, तो ये हो गया 6.46 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 161580। आपको क्योंकि एनपीवी चाहिए थी तो आपने सिंपली ये करना था कि आपने इन्वेस्टमेंट को इसमें से माइनस कर देना था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं माइनस करूं, सवाल में कितनी दी हुई है भाई इन्वेस्टमेंट, 80,000। तो एनपीवी 81580 पॉजिटिव। ठीक है, तो 81575 इसका क्लोजेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हम दे देंगे सी। ठीक है,
221 देखें फिर। B company is deciding whether to launch. Initial outlay and inflows are year 0, 1, 2, 3. Cost of capital 8% है और NPV पूछ रहे वही। अब आप बताएं 1, 2, 3 में 23350, 29100 और 27800 आ रहा है। ठीक है, ये सब फ्यूचर वैल्यूज हैं। प्रेजेंट वैल्यूज के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। पहले साल का 1/1 प्लस r 0.08 पावर 1, देन 1/1 प्लस r 0.08 पावर 2, देन 1/1 प्लस r 0.08 पावर 3। ठीक है जी, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर करें, आपके पास रेडी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्या रेडी हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो हम जरा इसको निकालते हैं। टू 1620, 29100, 22068। एड अप करें टोटल प्रेजेंट वैल्यू, 68636। इन्वेस्टमेंट लेस करें 60,000। एनपीवी आ गई 8638 पॉजिटिव, जिसका मतलब है आपने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मैं एक 212 और कर रहा हूं तो ये पेज खत्म होगा। फिर आपको इन तीनों में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 212 देख लें। एजुकेशन अथॉरिटी कंसिडर करी इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीसीटीवी सिस्टम। डिटेल्स आर लाइफ 5 साल है, इनिशियल कॉस्ट 75,000 है, एनुअल सेविंग्स लेबर की 20,000 है, अदर कॉस्ट 5,000 है। बेटा ये सेविंग्स हैं, एनुअली हर साल सेविंग्स है, मींस हर साल सेविंग्स है, हर साल इनफ्लो है। लेबर का 20,000 और अदर कॉस्ट का 5,000, हर साल सेविंग्स है, एनुअल हर साल सेविंग्स इनफ्लो 25 है 5 साल तक। 15% पे एनपीवी निकाल के दे दी गई है, आईआरआर मांग रहे हैं। अब आप सब जानते हैं आईआरआर के लिए आपको 4 वेरिएबल्स चाहिए, पॉजिटिव एनपीवी उसका रेट, नेगेटिव एनपीवी उसका रेट, तभी आईआरआर आ सकता है। अब आप देखें एनुअली सेम कैश फ्लोज आ रहे हैं, सेम सेविंग्स आ रही है 25 तो आप 125 की क्या बना सकते हो? एन्यूटी। कितना फ्यूचर में अमाउंट आ रहा है बेटा? एनुअल सेविंग्स है, हर साल की सेविंग्स है 20 और 5 25 एक ही बार लिख दिया। इनटू डिस्काउंट फैक्टर करके प्रेजेंट वैल्यू आती है और उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं तो एनपीवी आ जाती है। 15% पे इसने निकाल के दे दी है एनपीवी, आप निकालोगे तो भी आएगी 8,800 पॉजिटिव। 15% पे निकाल के दे दी 8,800 पॉजिटिव, अब निकालोगे तो भी आएगी। बेटा पॉजिटिव एनपीवी का मतलब ए मौजूद है, किस रेट पे पॉजिटिव है? 15%। ठीक है, नेगेटिव एनपीवी के लिए रेट बढ़ा देते हैं, 20% कर दें तो 1 माइनस 1 प्लस r 0.2 पावर -5 ओवर 0.2। टू 2.99। इस फ्यूचर वैल्यू को अब नए फैक्टर से मल्टीप्लाई करके न्यू प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ, 74765 और इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो 75,000 तो एनपीवी आ जाएगी 235 नेगेटिव। अब तुम्हें पता है ना नेगेटिव नहीं आती तो तुम और बढ़ा देते, 12 नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव का मतलब बी आ गया। बेटा किस रेट पे आई है? 20%। अब आप इसको आईआरआर फॉर्मूले में प्लेस कर दो। ठीक है, तो आईआरआर फॉर्मूले के तहत आंसर आ रहा है 19.7%
तो उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उसने देखा है कैलकुलेट आईआरआर टू नियरेस्ट 1%। इसका नियरेस्ट 1% क्या होगा बेटा? 20%। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये पेज 88 खत्म कर लिया है। कोई क्वेरी है पूछ लें, और इसको जिसको सही करना है तो सही कर ले, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऊपर जो आपको पहले पिक्चर भेजी थी हैंडआउट्स की, तो वो थोड़ी सी उसमें वर्किंग हुई हुई थी, तो वो खराब हुए हुए थे। तो मैंने उसी सीक्वेंस के अंदर ना, ये किड्स के क्वेश्चन थे, तो किड्स से पिक्चर्स खींच के आपको फिर सेंड कर दिए, और बाकी तो आपके हैंड रिटन थे, तो जॉइंट प्रोडक्ट वाले थे।
212 एक दो लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं रिपीट कर दूं। 212 में ये है कि देखें 125 5 साल लाइफ है। एनुअल सेविंग्स, एनुअल मींस हर साल की सेविंग्स है 20 और 5, तो मैंने हर साल की सेविंग्स 25,000 ले ली। अब हर साल की 25,000 है तो 25 25 25 25 25 ये सब क्या है बेटा? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब जो है वो हमारे पास सिलसिला इस तरह से कि अगर एनुअल सेविंग्स 25 25 25 हमने एक ही बार लिख ली, डिस्काउंट फैक्टर 15% उस पर प्रेजेंट वैल्यू आएगी, इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे एनपीवी आएगी, लेकिन मसले उसने 15% पे एनपीवी आपको निकाल के दे दिए। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव एनपीवी तो है, नेगेटिव के लिए अब रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो रेट आप बढ़ाएं 20% करें, नेगेटिव एनपीवी आएगी और फिर आपका आईआरआर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं जरा इसके अगले पेज पे। टू 214, 216, 217, 218 इन चार को सॉल्व करता हूँ, फिर आप इनको एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लीजिएगा जो भी आपको करनी है। 214 है इस पेज पे, 216 है, 217 है और 218 है। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ आपको शायद मुझे 218 पे थोड़ी मेहनत करवानी पड़े, बाकी तो सब नॉर्मल है। देखो 214 है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है 3 लाख, उससे कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000 ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। बेटा 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 40,000 ईच ईयर आने 10 साल तक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% एनपीवी। अब बताओ 40,000 ईच ईयर आने हर साल से 1 to 10 एन्युटी बन गया। डिस्काउंट फैक्टर 11% है, 1 माइनस 1 प्लस R.11 पावर -10 ओवर R, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। $5.889, तो मल्टीप्लाई करें, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 235569। एनपीवी मांग रहे 3 लाख की इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें 64430। ठीक है, 216 कंपनी 4 लाख इन्वेस्ट कर रही है, कैश फ्लोस फर्स्ट 3 इयर्स के देख लो। पहले साल आए 2,10,000, दूसरे साल आए 2,40,000 और तीसरे साल आ गए 3,20,000। बेटे जो पहले दूसरे तीसरे साल आ रहे फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर है आपके पास 17%। मैं 17% के क्विकली फैक्टर्स लिख लूं, आपको पता है अलग अलग साल है, 1/1 प्लस R पावर n लगेगा 0.854, 0.730, 0.624। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1,99,798, 175,200, 179,340। एड अप करें टोटल प्रेजेंट वैल्यू, डबल 54388 या 338। ये 214 वाले को नेगेटिव कर दिया भाई मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 55388 आ रही है और इसकी आप एनपीवी चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट माइनस करें, कितनी भाई वो
4 लाख। तो आंसर आ रहा है 154,338 पॉजिटिव। क्लोजेस्ट सेलेक्ट कर लें, 154,338 पॉजिटिव तो क्लोजेस्ट है डी। ठीक है जी। 217 बहुत आसान है। एनपीवी 17,706 10% पे और 4317 है 15% पे। डायरेक्ट आईआरआर पूछ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनपीवी दी हुई है। स्मॉल ए लें, पॉजिटिव का रेट 0.1, कैपिटल ए 17706 ओवर नेगेटिव एनपीवी -4317। स्मॉल बी -0.15 -0.1। मैथमेटिकल रूल्स आपको पता है, पहले आपने डिवाइड करना है। %14.02। ठीक है, ये तीनों चेक कर लें, फिर मैं उसके बाद आपको 218 करवाता हूँ। जरा लंबा क्वेश्चन है 218। अच्छा जी, अब मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक भेजा है, प्रोसेस कॉस्टिंग का। होपफुली आप लोगों ने जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग कंप्लीट कर ली होंगी। 3 क्लासेस, इसकी भी 3 क्लासेस हैं। ये आप फ्राइडे सैटरडे संडे आज कल परसों में मुकम्मल करें। सारे हैंडआउट्स मैंने भेज दिए, फिर हम मंडे को मुलाकात करेंगे। ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ तक के इश्यूज अब रिजॉल्व हो गए हैं, तो अब हम जाते हैं आगे। टू 1 8 की तरफ। अच्छा, 218 में ना जरा एक थोड़ी सी परेशानी वाली चीज है, तो उसको जरा आप हैंडल करें ताकि आप इस किस्म के क्वेश्चन से भी अपने आप को हमेशा के लिए कंफर्टेबल कर दें। देखिए 218 कह रहे हैं कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख इन न्यू मशीनरी। बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी कर रही है? 4 लाख। मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स ओवर नेक्स्ट 5 years एज फॉलोज। बेटा मशीनरी अगले 5 साल में कितने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स जनरेट करेगी ना, वो आपके सामने। पहले साल आएगा 1,75,000 का प्रॉफिट, 2,25,000, 3,40,000, 1,65,000, 1,25,000। ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं। ठीक है, देयर आफ्टर नो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड, मशीनरी विल बी सोल्ड। मशीनरी फिर बेची जाएगी। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू डेप्रिशिएट मशीनरी ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। ठीक है, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है कंपनी की स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। ठीक है, व्हाट इज द पे बैक पीरियड? अब वो पे बैक पीरियड पूछ रहा है। अब आपको पता है पे बैक पीरियड टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें लगाया हुआ पैसा बाहर निकला है। ठीक है, तो सर ये देखिए, ये आप में से काफी सारे लोगों ने किया भी होगा। सर हमने 4 लाख लगाए थे, आपने कहा था पे बैक दरअसल वक्त होता है जिसमें लगाया हुआ पैसा बाहर निकला है, तो हमने 4 लाख लगाए थे। सर पहले साल 1,75 है, दूसरे साल 2,25 है, तो चेक करें। 1,75 प्लस 2,25 पूरे 4 लाख रिकवर हो गए ना 2 साल में। तो सर पे बैक पीरियड 2 years है। अब एक तो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इस तरह का कोई। एक तो ये बात ही गलत है, दूसरा इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर क्या प्रॉब्लम है? हमने तो यही पढ़ा था कल कि पे बैक टाइम पीरियड होता है जिसमें लगाया हुआ पैसा बाहर निकला है। आप कह रहे हैं गलत है ये। देखो एक छोटा सा मसला याद रखना, तुमने 4 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो मैं 5 साल के प्रॉफिट्स दिए। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हर सवाल में तो मैंने कोई इसके 100 के करीब सवालात करवाए। एग्जांपल्स 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 3 एग्जांपल्स। बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में ना प्रॉफिट्स कभी भी यूज नहीं होते। किसी सवाल में तुमने प्रॉफिट्स यूज नहीं किए होंगे। इनफैक्ट यूज किए जाते हैं कैश इनफ्लोस, जिसको हम रिटर्न्स भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के किसी भी सवाल में हम प्रॉफिट्स यूज नहीं करते। इंस्टेड हम प्रॉफिट्स के बजाय कैश इनफ्लोज रिटर्न यूज करते हैं। अब प्रॉफिट्स में और कैश इनफ्लोज में फर्क है। देखो तुम लोगों ने पीएनएल बनाना सीखा होगा अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडीज में। प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करने के बाद आते हैं। प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करने के बाद आते हैं। जैसे 4 लाख कॉस्ट है, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है, 5 साल लाइफ है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला होगा कॉस्ट 4 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 ओवर लाइफ 5 years। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला होगा 70,000 पर एनम। तो भाई ये प्रॉफिट्स आए हुए होते हैं ना, ये 70,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन माइनस करके आए हुए होते हैं। और डेप्रिसिएशन इज नॉट कैश, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। तो तुम ये प्रॉफिट्स को यूज नहीं कर सकते, तो मैं कैश इनफ्लो यूज करने। प्रॉफिट्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आए हुए, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए था, वो नॉन कैश आइटम है। तो इनको पहले कैश फ्लोज बनाओ। ये प्रॉफिट्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आए ना, नॉन कैश आइटम माइनस करने के बाद आए ना, इनको करेक्ट कैसे, कैश कैसे बनाया जाएगा? बेटा जो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है ना, उसको ऐड बैक कर दो।
हर साल डेप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ है? 70,000। उसके बाद प्रॉफिट आया था ना, तो ये नॉन कैश आइटम जो माइनस हुआ था ना, इसको ऐड बैक कर दो। तुम्हारे पास हर साल के कैश इनफ्लोज आ जाएंगे 2,45,000, 2,95,000, 4,10,000, 2,35,000 और 1,95,000। अब तुम इनको देख के अपना पे बैक निकालोगे ना, वो पे बैक कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में तुम्हें ट्रैप किया जा सकता है। बेटा रिटर्न्स दिए हुए हो ना, कैश इनफ्लोस दिए हुए हो, आंखें बंद करके यूज कर लो। कभी भी प्रॉफिट्स दिए हुए हो तो अलार्म बजना चाहिए दिमाग में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस होने के बाद होते हैं प्रॉफिट्स। हमें कैश इनफ्लोस चाहिए, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। अब सुनो इसका सोल्यूशन। बेटा ये बताओ, 4 लाख लगाए थे, पहले साल 2,45 है, दूसरे साल 2,95 है। 4 लाख लगाए थे, पहले साल 2,45 है, दूसरे साल 2,95 है, दोनों को मिलाओ, 540 का इनफ्लो हो गया। अब पहले साल के एंड तक 245 आए, दूसरे साल के एंड तक 540 आए। क्या 4 लाख इन दोनों के दरमियान में है? तो मैं कहूंगा मेरा पे बैक बिटवीन 1 ईयर एंड 2 ईयर्स है। जाहिर है 4 लाख इनके दरमियान में ना, बिटवीन 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। बेटा बिटवीन 1 ईयर एंड 2 ईयर का मतलब 1 पॉइंट सम ईयर्स है। 1 और 2 के दरमियान मतलब 1 पॉइंट सम ईयर्स है। अदर डेसिमल ईयर्स, रिकवरी लेफ्ट 2,45 आ चुके हैं 4 लाख में से, रिकवरी लेफ्ट 1,55,000 है। ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर 2,95,000। ये इसका आंसर है भाई, 1.5 ईयर्स। कोई क्वेरी है जरूर पूछे इसमें। बस याद रखने वाली, मैंने अप्रोच चेंज नहीं की, पे बैक बिल्कुल वैसे ही निकाले जैसा आपने सीखा था, लेकिन बस याद रखिए प्रॉफिट्स कभी इस्तेमाल नहीं करने, प्रॉफिट्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आते हैं। कैश इनफ्लोस दिए हुए, रिटर्न्स दिए हुए, उनको यूज कर लो। प्रॉफिट्स दिए हुए पहले डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो और फिर अपने डिजायर्ड वर्किंग कंप्लीट करो। ठीक है जी भाई, कोई सवाल है पूछ ले प्लीज इसमें, वरना नोट कर ले इसको।
यानी कि देखें, इस सवाल में कोई सच परेशान होने की बात नहीं है, बस ये है कि आप लोग हमेशा जो है ना वो यूज करते हैं कैश इनफ्लोज या रिटर्न्स, वो दिए में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट्स दिए हुए ना तो बस आपको डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा उसको ऐड बैक करके उसको कैश फ्लो बनाना है। अब ये 1.5 कैसे आया, तो भाई देखो यार, 2.45 पहले साल है, 2.95 दूसरे साल है, तो पहले साल के एंड तक रिकवरी 2.45 है, दूसरे साल के एंड तक रिकवरी 5.40 है। अब 4 लाख रिकवर करने हैं, इन दोनों के दरमियान में फॉल कर रहे हैं, तो बिटवीन 1 ईयर 2 ईयर, लास्ट क्लास में पढ़ा था बिटवीन 1 ईयर 2 ईयर का मतलब 1 पॉइंट सम ईयर्स है, डेसिमल ईयर्स निकाल लो, रिकवरी लेफ्ट ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पेज के हम जो है वो सवालात देखते हैं। इस पे 4 सवाल है, 219, 220 थियोरेटिकल, 207 और 200। ठीक है, आए जरा 19 पे, 219 पे। An interest rate that includes the effect of compounding is known as an interest rate that includes the effect of compounding is known as, ऐसा इंटरेस्ट जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट शामिल, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या इफेक्टिव इंटरेस्ट। बेटा मैंने आपको पढ़ाया एक ऐसा इंटरेस्ट जिसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट शामिल होता है ना, उससे हम नाम देते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट। एक ऐसा इंटरेस्ट जिसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, डी। याद है वो बताया था अगर 2% पर मंथ दिया हुआ है तो ये तो सिंपल है, 24% पर annum। इसमें कंपाउंडेड इफेक्ट डालो 1 + r पावर 12 - 1 से, तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, 219 का आंसर डी। 220, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट IRRs? कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं अबाउट IRRs? IRR कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में ही कराया कि यार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कवर करता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, when IRR exceeds cost of capital, project should be accepted। याद है IRR का रूल कि एक्सेप्ट कब करो? जब IRR एक्सीड करे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट को। ये भी तो तुमने पढ़ा हुआ है, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करे? एक्सीड करे, तभी तो आपको एक्सेप्ट करना है। तो स्टेटमेंट 1, IRR कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर के स्टार्ट में बताया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होती। सेकंड, व्हेन IRR एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट को आपने एक्सेप्ट करना है बिल्कुल। IRR एक्सीड करेगा तभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सेप्ट करोगे। और इट इज पॉसिबल फॉर अ प्रोजेक्ट टू हैव मल्टीपल IRRs। बेटा एक प्रोजेक्ट के 2, 3, 4 IRRs भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है एक प्रोजेक्ट के आप तो NPVs भी निकालते हो, पॉजिटिव फिर बढ़ा के नेगेटिव, तो मल्टीपल NPVs हो सकती हैं, तो मल्टीपल IRRs भी हो सकते हैं। इसका भी आंसर डी है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरे साथ पे आइए जरा प्लीज। 207 पे, an investment project has the following discounted cash flows। अच्छा ये सवाल है ना, एक काम करें अभी छोड़ें, इसको भी थोड़ी देर के लिए जरा छोड़ दें। ये आगे जाके एक जगह एज इट इज रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन, तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ दें। 207 अभी हमने छोड़ा है, ये आगे जाके एज इट इज रिपीट होगा। ठीक है, 203 देख लें जरा प्लीज। मशीन एज एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ 60,000। बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000।
प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज दी हुई, रेट 10% है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 64,600, रेट 15% हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 58,200, रेट 20% हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 52,100। व्हाट इज द आंसर? डेटा समझो ना, डेटा क्या दिया है। 203 में कहा जा रहा है पहली लाइन में, अ मशीन हैज एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ 60,000, इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? 60,000। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज आर एज फॉलोज, बेटा 10% पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, 15% पे दी हुई है, 20% पे दी हुई है। व्हाट इज द आईआरआर? अब आईआरआर के लिए 4 वेरिएबल्स चाहिए, पॉजिटिव एनपीवी उसका रेट, नेगेटिव एनपीवी उसका रेट। आईआरआर के लिए 4 वेरिएबल्स चाहिए, पॉजिटिव एनपीवी उसका रेट, नेगेटिव एनपीवी उसका रेट। ठीक है, सर वही मसला है, इधर तो एक भी एनपीवी नहीं है। आप तो तलाश में 2 एनपीवी 2 रेट्स आएंगे, तो एक भी एनपीवी नहीं, कोई मसला नहीं है बेटा। एनपीवी नहीं है ना, पीवी तो दी हुई है ना, एनपीवी नहीं दी हुई, पीवी तो दी हुई है ना। तुम जानते हो प्रेजेंट वैल्यू में से सिर्फ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो एनपीवी आ जाती है। भाई एनपीवी नहीं दी हुई ना, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने तो ऐसे बड़े बड़े सवाल भी किए हुए हैं जिसमें पीवी भी नहीं दी हुई होती थी। फ्यूचर वैल्यू को पहले डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू लाते थे, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे, फिर एनपीवी आती थी। तो पीवी निकाल के दी हुई, एनपीवी चाहिए ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। देखो 10% पे पीवी 64,600 है, एनपीवी चाहिए तो बस 60,000 की इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो बेटा, एनपीवी क्या आ गई 10% पे 4600 पॉजिटिव। अच्छा 15% पे भी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 58,200, बेटा एनपीवी चाहिए तो ये पीवी में से 60,000 की इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, एनपीवी 1800 नेगेटिव। अच्छा फिर 20% पे भी पीवी दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ना भाई, एनपीवी चाहिए तो इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, एनपीवी 7900 नेगेटिव। ठीक है, आ गई एनपीवी। भाई पीवीज दी हुई थी, सब पीवीज में से इन्वेस्टमेंट माइनस करके एनपीवी आ गई। आप बताओ आईआरआर के लिए 2 एनपीवी 2 रेट चाहिए, एक तो ए चाहिए पॉजिटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी कितनी है? 4600। बेटा किस रेट पे पॉजिटिव है? 10%। पॉजिटिव एनपीवी 4600 है ना, किस रेट पे? 10%। नेगेटिव के लिए तुम्हें कंफ्यूजन होगी कि सर समझ नहीं आ रहा, नेगेटिव 2 है, ये भी नेगेटिव है 15% पर 1800 और 20% पे भी 1700 नेगेटिव है। सर कौन सी वाली है? मैंने याद है कहा था बड़ी जंप नहीं मारनी। 10 पे पॉजिटिव है ना, नेगेटिव के लिए 5 से बढ़ाना, फिर 5 से बढ़ाना। इसने तुम्हें वही कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए 5 से बढ़ाया, फिर और 5 से बढ़ाया। तुम्हें बड़ी जंप नहीं लगानी है एट अ टाइम, बस 4-5% की जंप लगानी है। तो तुम हमेशा जो करीब वाली होगी वो यूज कर लोगे। ठीक है, 1800 नेगेटिव किस रेट पे बेटा? 15%। अब आप इसको आईआरआर फॉर्मूले में लेके चले जाएं। ठीक है, वो स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए ओवर कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। ठीक है, थर्टीन 13.6% इसका आईआरआर आएगा। क्वेश्चन नंबर 203 का था, बहुत आसान क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्चुअल लैकिंग थी कि यार आपके पास जो है वो किस तरह का सिलसिला शुरू हो। तो खैर 13.6% का आंसर है, मुझे सेलेक्ट कर लेना चाहिए ऑप्शन बी, बिटवीन 10 से 15। चले भाई, ये पेज मुकम्मल हो गया। एक सवाल जो छोड़ा है वो बाद में कर लेंगे। इस पेज पे कोई मसला है तो पूछ लें, पेज 90 पे जो ये सारे सवाल किए हैं। 203 तक कर लिए हमने।
अच्छा भाई, अब इसके बाद है 209। नेक्स्ट अगर सीरीज को स्टार्ट करें, फिर 199, फिर 200, ठीक है, देन 201 और 203। ठीक है, 209 से स्टार्ट करते हैं। अभी 5 सवाल तुमने देखने, बड़े आसान सवाल है ये पांचों। दो सौ नौ देखो, एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैज अ पॉजिटिव एनपीवी ऑफ 7222। अच्छा भाई, पॉजिटिव एनपीवी दी हुई है 7222। पॉजिटिव एनपीवी दी हुई है 7222 व्हेन इट्स कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट 10%। नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 18,000 पर एनम फॉर 5 इयर्स। बेटा, नेट कैश इनफ्लोज 18,000 पर एनम आने, तो 18,000 पर एनम का मतलब क्या है? एनयूटी 18,000 पर एनम है ना, हर साल 18 18 18 18। The cumulative annuity factor for 5 years is 3.791। एन्यूटी फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर दे दिया गया 3.791, चाहो तो खुद भी निकाल लो, यही आएगा। What is the investment at the start of the project? इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है यार। एनपीवी दी हुई है 7222 पॉजिटिव, एनपीवी दी हुई है 7222 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लोज आएंगे 18,000 पर आना, 18 18 18 18 18 5 साल तक 125 एन्यूटी, डिस्काउंट फैक्टर 3.791। कह रहा है इन्वेस्टमेंट बताओ। अब ये बताओ, इसने आपको जो एनपीवी दी हुई है, आप जानते हो ना एनपीवी आती किस तरह है? जो भी प्रेजेंट वैल्यू है माइनस इन्वेस्टमेंट, इससे आ जाती है। आप जानते हो ना एनपीवी आती किस तरह है? जो भी प्रेजेंट वैल्यू आती है उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करो, एनपीवी आती है। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू आती है। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू आती है। बेटा, फ्यूचर वैल्यू 18,000 इनटू डिस्काउंट फैक्टर है 3.791। 68238, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 68238 और एनपीवी है 7222 पॉजिटिव। क्या इन्वेस्टमेंट हम एक्स रख के निकाल लेंगे? एक्स को उधर ले जाओ या के माइनस हो जाएगा 61016। रिपीट, एनपीवी दी हुई है, ठीक है ना, 7222 पॉजिटिव। वो कह रहा ये है कि कैश इनफ्लोज 18 18 18 18 5 साल तक आ रहे हैं, 125 एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर है 3.79 दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब एनपीवी होती है प्रेजेंट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट, एनपीवी भी दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा के निकाल ली, ठीक है। 199 पे आई है।
If the cost of capital is 8%, the present value of a stream of 5 annual revenues of 1,000, the first one do not closest to. Cost of capital 8% है, present value stream of 5 annual revenues of 1,000. बेटा 5 annual revenues of 1,000 का मतलब क्या है? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. 5 annual revenues of 1,000 का मतलब है 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. लेकिन देख रहे हो वाली गड़बड़ जो सिखाई थी, फर्स्ट वन ड्यू नाउ, एक पेमेंट फौरन आ रही है बेटा. जब 5 एनुअल रेवेन्यूज हैं, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और एक पेमेंट फौरन आ रही है, तो याद है हमने कहा था आप एन्युटी बनाओ 1 to 4 की. जब 5 रेवेन्यूज है, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और एक फौरन आ रहा है, तो एन्युटी 1 to 4 की बनाओ. कितनी फ्यूचर वैल्यू है बेटा? इनटू डिस्काउंट फैक्टर 1 minus 1 plus r 0.05 power minus 4 over 0.05. प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. ये आंसर नहीं है अभी आपका, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये 4 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है. किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? ये 4 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है. सॉरी, डिस्काउंट रेट 8% है. जो एक पेमेंट फौरन आ रही थी 1,000 की, उसकी तो प्रेजेंट वर्थ पूरी 1,000 होगी ना, वो ऐड कर लो. पढ़ा हुआ तुमने ये 4312. ठीक है, करो जरा इन दोनों को कॉपी. कोई क्वेरी है तो पूछो भाई.
अच्छा बेटा 200 देख लें अब। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 5 year एन्युटी विच बिगिंस इन 1 year's टाइम is 60,000 एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 5%. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एन्युटी? बेटा 5 year एन्युटी है, 5 year एन्युटी का मतलब 1 to 5 है। अब तो एडवांस ड्यू नाउ लिखा हुआ ही नहीं है ना पिछले सवाल की तरह, तो 5 year एन्युटी है, ठीक है, तो 5 year एन्युटी है। ये बताइए कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। इसने आपको कहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 5 year एन्युटी विच बिगिंस इन 1 year's टाइम इज 60,000। बेटा ये एन्युटी नहीं है, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 5 year एन्युटी 60,000 है। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 60,000। बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 5 year एन्युटी विच बिगिंस इन 1 year's टाइम इज 60,000। प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है। अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछ रहा है कि एन्युटी कितनी है, सेम कैश फ्लोस कितने है, तो बस ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर निकाल लो भाई। 1 minus 1 plus r 0.05 पावर माइनस 5 ओवर 0.05। 4.329। अब बताओ क्या फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू लाई जाती है? डिस्काउंट फैक्टर 4.329 है और प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। ये लोग गलती भी करते हैं कुछ लोग, पहली लाइन पढ़ लो जाके, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, एन्युटी की अमाउंट पूछ रहा है, एक्स रखो, डिवाइड करके निकाल लो भाई। 13860। कुछ लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर 259 कुछ दे दिया होगा, रॉन्ग आंसर है बेटा। आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 60,000, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, एन्युटी पूछ रहा है, उसको आपने एक्स रख के निकालना है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको भी भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़े सवालात पे। तो 201 203 देखें।
A company has arranged a 10-year lease at an annual rental of 8,000. 10 साल लीज है, एनुअल रेंटल 8,000 है. बात समझो, एनुअल रेंटल 8,000 है. एनुअल 8,000 का मतलब है 8 8 8 8 8 एनुअल है. First rental has to be made in advance, others at the start of each year. What is the present value? बट अब 10 सालाना रेंटल्स हैं 8,000 8,000 8,000, लेकिन एक एडवांस में, तो आप एन्युटी बनाओगे 1 to 9. कितनी फ्यूचर वैल्यू है भाई? इनटू डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू. डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 माइनस 1 प्लस आर 0.12 पावर माइनस 9 ओवर आर. $5.328. 42626. ये आंसर नहीं है भाई प्रेजेंट वैल्यू का. ये 9 पेमेंट्स की, एक 8,000 का रेंटल एडवांस में फौरन आ रहा, तो उसकी तो प्रेजेंट वर्थ पूरी 8,000 होगी ना. 50626. क्लोजेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ऑप्शन ए. भाई एडवांस वाली बात तो मैंने कई बार पढ़ाई है कि जब कोई एक पेमेंट फौरन एडवांस में आ रही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूरी उतनी है. ठीक है ना. $203. Dalby is currently considering an investment that gives a positive NPV of 3,664 at 15% or 20% by negative NPV IRR. दोनों NPVs गिवन है, रेट गिवन है. $15.7%. ठीक है जी. अच्छा, ये जो मैंने आपको सवालात कराए ना, ये सारे के सारे सवालात से आपका कैपलन डील हो गया है. अब आप देख रहे होंगे हैंड आउट में नंबरिंग चेंज हो रही है, तो ये नंबरिंग थोड़ा सा बीपी की तरफ जा रही है. ठीक है. अच्छा, इसके मैं आपको सारे सवालात डील नहीं करवा रहा. इसके मैं आपको जो है मेजॉरिटी क्वेश्चन डील करा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ काफी सारे कैपलन से मिलते जुलते हैं. ठीक है. जो 3-4 डिफरेंट होंगे उनके मैं आपको क्लास के बाद आंसर्स भेज रहा हूँ, तो आप वो आंसर से अपने आप को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ताकि अप्रेजल का सिलसिला आपका जो है वो रैप अप हो. ठीक है. अच्छा, पहले हम इसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे 18.1, 18.2, 18.3 और 18.4. ये तो हम चारों सवाल जरा जो है वो अटेम्प्ट करें. 18.1 2 3 4 चारों लग रहा है थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल. 18.1, you are currently employed as a management accountant in an insurance company but you are thinking of starting up your own business. आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन आप सोच रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का. इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, योर करंट सैलरी वुड बी. अपना बिजनेस स्टार्ट करने में करंट सैलरी क्या होगी?
तो याद है हम एक जगह पे काम कर रहे हैं लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो अगर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे तो हमारी सैलरी क्या होगी, तो याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डी। कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सैलरी तो लूज हो जाएगी ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है 18.2 ये सब पढ़ा हुआ है तुमने, यहाँ पे पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन पढ़ा हुआ सब है तुमने, क्योंकि अभी हमने जब अप्रेजल स्टार्ट किया था तो पहली क्लास यही थी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन के टॉपिक की। 18.2 in decision making which cost need to be considered relevant cost, which of the following are relevant cost, कौन सी relevant cost है, फ्यूचर कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट। अच्छा पहले तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट इज जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट इज जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपको डिफरेंशियल कॉस्ट नजर आए तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा सर मैं इसमें ये कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसमें ये कॉन्फिडेंट हूं कि यार देखो इसको हैंडल किस तरह करना है। आपने सर पढ़ाया था इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलेवेंट होती हैं, तो 3 तो होगा ही होगा। वो पूछ रहा है ना कौन सी रेलेवेंट है, तो इंक्रीमेंटल तो रेलेवेंट होती है, 3 तो होगा ही होगा। आपने पढ़ाया था अपॉर्चुनिटी भी रेलेवेंट होती है डिफरेंशियल, तो 4 भी होगा। अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपने कहा था इररेलेवेंट होती है, तो 2 तो इसका आंसर होगा नहीं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट इररेलेवेंट होती है तो 2 तो होगा नहीं। सर फ्यूचर कॉस्ट के बारे में आपने नहीं पढ़ाया था। अच्छा देखो अब इसके दो तरीके हैं। फ्यूचर कॉस्ट एक तो ऑप्शन 1 जो है ना वो चारों में आ रहा है, वन जो फ्यूचर कॉस्ट है ना वो चारों में आ रहा है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो 1 तो सब में आ रहा है, तो वो पक्का आंसर है। सर ये तो रट्टा है, यानी कि हमें 2 3 4 में श्योरिटी है कि 4 रेलेवेंट होता है, अगर डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी जैसी होती है तो ये रेलेवेंट होता है, इंक्रीमेंटल भी रेलेवेंट होता है। अनअवॉइडेबल मैंने तुम्हें लिखवाया था, संक, नोशनल, कमिटेड, अनअवॉइडेबल सब रेलेवेंट होते हैं, तो 2 भी तुम श्योर हो नहीं आएगा। सर फ्यूचर कॉस्ट आपने पढ़ी नहीं थी बेटा, नाम से नहीं पढ़ी थी ना, बताया था ना पास्ट कॉस्ट से रिलेवेंट होती है, संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट से रिलेवेंट होती है, तो फ्यूचर क्या हुई भाई, रेलेवेंट। पास्ट कॉस्ट से रेलेवेंट होती है तो फ्यूचर क्या हुई, रेलेवेंट हुई, तो इसलिए 1 भी रेलेवेंट होगा। 1 3 4 जवाब है इसका, और 1 सारों में आ रहा है बेटा, सी। एटीन पॉइंट थ्री, a machine owned by the company has been idle for some months but could now be used on a 1-year contract which is under consideration. The net book value of the machine is 1000. If not used on the contract, machine could be sold now for 1200. After use on contract, machine would have no scrap value and the cost of disposing would be 800. What is the relevant cost? इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, रेलेवेंट कॉस्ट में एक तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। बेटा मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर रहे हैं तो क्या कोई खर्चा होगा, यस। अभी स्क्रैप वैल्यू उसकी 1200 है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं होगी, उल्टा डिस्पोजल पे खर्चा हो जाएगा। तो मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे तो एक तो डिस्पोजल पे खर्चा आएगा 800। क्या मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने से कोई बेनिफिट लूज हो रहा है, यस। 1200 में बिक रही थी, कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के बाद बिल्कुल भी नहीं बिकेगी, तो नुकसान हो रहा है 1200 का। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट हो गई 2000। तुमने बहुत बार पढ़ा है कि यार इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी दोनों रेलेवेंट होती हैं। 800 इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे तो 1200 का बेनिफिट लूज होगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टोटल 2000। और 18.4 देख लो, फिर इन चारों में कोई सवाल और पूछ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तुमने पढ़ा हुआ होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क। कह रहा है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री, क्या नई फैक्ट्री की खरीदारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, मशीनरी को रिप्लेस करना कैपिटल है, रेवेन्यू है, कैपिटल है भाई। रिफर्बिशमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री प्रेमिसेस, बेटा प्रेमिसेस को रिफर्बिश किया, अपग्रेड किया, तो जाहिर सी बात है अपग्रेड करते हैं तो कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है ना। रिफर्बिशमेंट मींस अपग्रेडेशन, अपग्रेड करेंगे तो कैपेसिटी इंप्रूव होगी ना, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म है तीनों। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चारों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, कोई क्वेरी आप इसमें पूछ सकते हैं।
पास्ट कॉस्ट क्योंकि इररिलेवेंट होती हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट होंगी। हसन ये आप सवाल कर रहे हैं कि फोर्थ भी कैपिटल होगा, तो बेटा आपके कैपिटल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का होता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक तो शॉर्ट टर्म खर्चा है और उससे कंपनी की कोई भी कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हो रही होती, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है, वो रेवेन्यू खर्चा है। अच्छा अब तुम लोग एक काम करो यार, हैंड आउट के बिल्कुल आखिरी पेज पे आ जाओ, बिल्कुल आखिरी पेज पे। मैंने बीच में पेज 93 94 जिनके पास बुक्स हैं उसको स्किप किया, ठीक है, उसके मैं आपको भी आंसर्स भेज दूंगा आफ्टर क्लास, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप जरा हैंडआउट के आखिरी सवाल पे आ जाएं, 19.24, उससे जरा मैं रिवर्स चलूंगा, रिवर्स मींस उल्टा चलूंगा, 5-6 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, बीच के 93 94 जो स्किप किया उनके बस आंसर्स दे दूंगा, आसान आसान सवाल आते हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। 19.24 पे आ जाए सब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और उससे जरा मैं रिवर्स भी चल रहा हूं। 19.24 पे आ जाए सब। अच्छा जी 19.24 ये कह रहा है भाई, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम जून 13 एग्जाम पेपर, अ प्रोजेक्ट हैज एन इनिशियल आउटफ्लो ऑफ 12,000। चलो भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 12,000। A project has an initial outflow of 12,000 followed by 6 equal annual cash inflows। अच्छा, 6 फिर बराबर के एनुअल कैश इनफ्लोज है। बेटा प्रोजेक्ट की इनिशियल आउटफ्लो 12,000 है और उसके बाद 6 इक्वल एनुअल कैश इनफ्लोज हैं, 6 बराबर के इनफ्लोज हैं, इक्वल, कमेंसिंग इन 1 ईयर्स टाइम। पे बैक पीरियड इज एग्जैक्टली 4 इयर्स। अच्छा जी, पे बैक पीरियड बता दिया है, 4 इयर्स है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स एनपीवी? एनपीवी पूछ रहा है। अब तुम जानते हो एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर करो, प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, एनपीवी, ठीक है। अब देखो सवाल ने छुपाया क्या है, सवाल ने तुम्हें बताया इन्वेस्टमेंट 12,000 है, बोल रहा है फॉलोड बाय 6 इक्वल एनुअल कैश इनफ्लोज, 6 साल तक बराबर इनफ्लोज है, लेकिन वो कितने वो नहीं बताया गया, बराबर है भाई, डिस्काउंट फैक्टर 12% है, एनपीवी। यार अब बस तुम ये ढूंढ लो कि यार इन्वेस्टमेंट 12,000 उसके बाद 6 बराबर के इनफ्लोज हैं, तो वो बराबर के इनफ्लोज हैं कितने, ये हमें यहां से मिलेगा, पे बैक 4 साल है ना। बेटा कुछ लोग कहते हैं 6 बराबर के इनफ्लोज 2,000 है, ये गलत है।
बेटा अगर 6 बराबर के इनफ्लोज तुमने कहा बराबर है ना, तो सेम है, 2-2 हजार है, तो इस तरह तो चेक कर लो, पे बैक कभी 4 साल आएगा ही नहीं। 12,000 लगाए थे, 2,000 2,000 2,000 2,000, तो 4 साल में 8,000 रिकवर हुए हैं। पे बैक 4 साल थोड़ी है बेटा। प्रोजेक्ट में आउटफ्लो 12,000 है और उसके बाद 6 बराबर के इनफ्लोज है ना, ये पे बैक 4 साल है, तो वो 6 बराबर के इनफ्लोज होंगे 3,000। तो पेबैक हमारे पास आ गया एग्जैक्टली 4 इयर्स। ठीक है, तो 6 बराबर के इनफ्लोज हैं। अब एनपीवी बच्चों वाला काम है, 6 बराबर के इनफ्लोज है, 1 to 6 की एन्यूटी, कितनी फ्यूचर वैल्यू है, 3,000 इंटू डिस्काउंट फैक्टर। फोर पॉइंट ट्रिपल वन, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 12,334 और इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें 12,000, 334 पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये इसमें सिर्फ एक समझने वाली बात थी कि 3,000 है, किसी को नहीं समझ आई है तो वो पूछ ले भाई। 12,000 हमने लगाए थे भाई, 12,000 हमने लगाए थे। कह रहे 6 बराबर के इनफ्लोज हैं, 6 बराबर के इनफ्लोज हैं। वो बराबर के इनफ्लोज कितने हैं, वो कह रहा है भाई पे बैक 4 साल है, तो पे बैक 4 साल का तो मैं मतलब पता था ना, 4 साल में पैसा बाहर आ चुका है। तो यार अब कितना अमाउंट हर साल आएगा कि 12,000 4 साल में बाहर आ जाए, तो वो हमने कहा 3,000। अगर मैं 2-2 हजार करता हूं तो 4 साल में पैसा बाहर आ ही नहीं रहा। तो पे बैक 4 साल है, 4 साल में पैसा बाहर आ रहा है, तो 4 साल में पैसा बाहर आने के लिए जरूरी है कि 3-3 हजार हर साल है। 3-3-3-3 इस तरह लिया हमने। अच्छा, अब इस पेज के आप अगर ऊपर देखें ना, तो 19.19 डील करना है मुझे। ये वही सवाल है जो 207 मैंने लीव करवा दिया था ना, ठीक है, ये वही है। फिर मुझे आपके साथ 19.18 डील करना है इस पेज पे, फिर 19.17 है, फिर 19.16 है। ठीक है, अच्छा 19.17 ऑलरेडी डन है कैप्लन किट में, 19.16 भी ऑलरेडी डन है, भी जो हमने थोड़ी देर पहले कैप्लन किट के सवाल किए थे। तो मैं ये आखिरी 2 सवाल आपके साथ करा रहा हूँ। 2 पेज पर हमने जो छोड़े हुए उनके मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ, वो आप मैच कर लीजिएगा कि आपने सही किए कि नहीं। तो सारे सवाल की वैसी प्रैक्टिस हो गई है तो इंशाल्लाह ताला सही है। ठीक है, फिर भी कोई परेशानी हो मेरे से पूछ लीजिए। 19.19, एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज फॉलोइंग कैश फ्लोज। बेटा 0 1 2 3 4 दिया हुआ है। एक तो 0% रेट है,
फिर 10% रेट पे कैश फ्लो दें, फिर 20% रेट पे कैश फ्लो दें। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, डिस्काउंटेड पे बैक मांग रहा है। यार अब बताएं 0% पे दिए हुए, 10% पे दिए हुए, 20% पे दिए हुए, तो कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो मैं सिर्फ 10% वाला कॉलम लूंगा ना भाई। 0 का परसेंट का भी कॉलम है, 10% का भी है, 20 का भी है। कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो मैं सिर्फ 10% वाला कॉलम लूंगा। 10% वाला कॉलम देखें, 90 लगाए, फिर 27.3 आए, फिर 24.8 आए, फिर 22.5 आए, और फिर 20.5 आए। पे बैक निकाल लें। 90 लगाए थे, 27.3 आए, 24.8 आए, तो 2 साल की रिकवरी हो गई 52.1, फिर 22.5 और है 74.6, और फिर 20.5 और है 95.1। पे बैक 3 साल तो नहीं है ना, 74.6 आ रहे हैं, 4 साल भी नहीं है, 95.1 आ रहे हैं। जो 90 लगाए थे वो कितने अरसे में बाहर आ रहे हैं? 90 दरमियान में, बिटवीन 3 ईयर एंड 4 ईयर। और सॉल्व ना करो, यही ऑप्शन दिया हुआ है। 90 रुपए उन दोनों के दरमियान में है ना, 74.6 और 95.1 के, बिटवीन 3 ईयर एंड 4 ईयर। और बेटा लास्टली फिर देख लो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स IRR? कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है किसको? IRR को। The average annual profit from investment expressed as percentage, no. The discount rate percentage at which NPV is 0, ये मैंने आपको लिखवाया था। The NPV of cash flows from investment discounted at rate of return, ऐसी कोई बात नहीं पड़ी थी। The rate at which net profits are 0। सर मैं कंफ्यूज हो गया हूं ऑप्शन बी में और डी में, क्योंकि दोनों में 0 वाली बात आ रही है। देखो करेक्ट आंसर बी है। मैंने आपको IRR की डेफिनेशन लिखवाई थी, ये वो रेट है जिसपे एनपीवी 0 या वो रेट है जिसपे नेट प्रॉफिट 0 है। जाके डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया था ये वो रेट है जिसपे एनपीवी 0 है। ऑप्शन डी कह रहे हैं ये वो रेट है जिसपे प्रॉफिट 0 है। ये डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई गई थी, ये वो रेट है जिसपे एनपीवी 0 है। ठीक है, हमारा बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, जो इसमें 2 पेज रह गए हैं, मैं आपको क्लास के फौरन बाद इसके आंसर्स भेज रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी फिर भी परेशानी हो तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है।